आहान जानता था कि यह सवाल कभी भी उसके सामने आने वाला था, मगर अब तक आहान ने कोई जवाब डिसाइड नहीं किया था। मुझे नर्वस नहीं होना चाहिए। वैसे भी यह बात आज या फिर कल शनाए के सामने आ ही जाएगी, तो बेहतर होगा कि मैं बता ही दूं। आहान ने अपने आप से ही कहा। इस पॉइंट पर उसने इस बात का मन बना लिया था कि वो शनाए को अपनी असली पहचान के बारे में बता देगा। जब आहान ये सब सोचने में बिजी था, शनाए के दिमाग में एक ख्याल आया और उसने आहान से सवाल करते हुए कहा, आहान, सच सच बताओ, इस फरारी स्पोर्ट्स कार को रेंट पर लेने के लिए कितने पैसे दिए हैं? कहीं अपनी पूरी सैलरी तो नहीं दे आए? आहान से यह सवाल करते हुए शनाया बहुत परेशान हो गई थी। आहान शनाया को सब कुछ सच सच बताना तो चाहता था, मगर इन सवालों को सुनकर आहान ने ना चाहते हुए भी कुछ और ही कह दिया। नहीं तो आप गलत समझ रही हैं। मैंने उसे किराए पर नहीं लिया है। मेरा मतलब कोई पैसे नहीं दिए हैं। वो कार जिसकी है वो मुझे पहले से जानता है, इसलिए उसने मुझे कुछ दिनों के लिए दी है। आहान खुद भी नहीं जानता था कि अचानक से उसने शनाया से ऐसा क्यों कह दिया। ओह, अच्छी बात है, तुम्हारे तो बड़े बड़े लोगों से दोस्ती है। आहान ने कुछ अजीब तरह से हामी भर दी और ड्राइव करने पर कंसंट्रेट करने लगा। कुछ देर खामोश रहने के बाद शनाया ने एक फाइल निकाली और पढ़ने लगी। आहान ने एक धीमी आवाज में म्यूजिक चला दिया। आहान, तुम्हारी बाइक कहां है? आहान ने इस सवाल की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। क्या इतनी बढ़िया कार में बैठने के बाद भी किसी को एक एवरेज सी बाइक याद आ सकती है? आहान को याद आया कि आज सुबह इस बाइक के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, मगर आहान ने उस बारे में शनाया को कुछ नहीं कहा और बोला, मैंने एक ऑफिस के दोस्त के पास रखी है। यह सुनकर शनाया ने आहान से कहा, ओह, इस कार को वापस कर दो और कल हमारी बाइक को वापस ले आना। मुझे बाइक पर बैठना अच्छा लगता है, उसकी आदत हो गई है। आहान ये सुनकर हैरान था। वो उस तरह की लड़की थी जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आहान एक मिडिल क्लास लड़का था या फिर इंडिया के सबसे अमीर खानदान का वारिस। ये जानकर आहान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो दोनों शिमला के पहाड़ी रास्तों से अपने घर चले गए। शिमला की अगली सुबह इस न्यूज के साथ हुई कि स्प्रिंग कॉर्पोरेशन नाम का एक नया वेंचर शुरू हो गया था और ये नया वेंचर कोई नॉर्मल बिजनेस प्लान नहीं था। इसे कार्तिक कोहली और एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने शुरू किया था। 70 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट शिमला में पहली बार किया गया था। आहान ने ये इन्वेस्टमेंट ज्यादा सोचे बिना कर दी थी। वो कहां जानता था कि उसका ये छोटा सा कदम पूरे शहर में तहलका मचाने वाला था। हर कोई स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के साथ काम करना चाहता था और गिल कंस्ट्रक्शंस भी सभी में से एक थी। इस वक्त गिल कंस्ट्रक्शंस के पास कॉन्फ्रेंस रूम में स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के बारे में ही डिस्कशन किया जा रहा था। गिल कंस्ट्रक्शंस के चेयरमैन आनंद गिल इस वक्त बहुत सीरियस लग रहे थे। उन्होंने सबकी तरफ देखकर कहा, क्या तुमने स्प्रिंग कॉर्पोरेशंस के बारे में सुना है? इस सवाल के जवाब से कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद सभी ने हामी भर दी। 3 दिन। मैं चाहता हूं कि 3 दिन के अंदर गिल कंस्ट्रक्शन स्प्रिंग कॉर्पोरेशंस के नए प्रोजेक्ट का हिस्सा हो। मैं नहीं जानता ये कैसे होगा, कौन करेगा, किस तरह से होगा, मगर तुम सबको अगर इस कंपनी में रहना है तो हमें ये डील जीतनी ही होगी। आनंद गिल ऐसे लग रहे थे मानो उन्होंने अपना डिसीजन सुना दिया था और चाहे कुछ भी हो जाए वो ये डील जीत कर ही रहना चाहते थे। पापा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये डील जीतना हमारे लिए कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो सकता है? ये बात किसी और ने नहीं, आनंद गिल के बड़े बेटे नीरज गिल ने कही थी। अपने पापा के बाद सभी भाइयों में से नीरज गिल ही थे जो कंपनी के हेड बन सकते थे। उनकी बात सुनकर आनंद गिल का मुंह बन गया। उन्होंने टेबल पर अपना हाथ गुस्से से पटका और बोले, क्या मुश्किल? उनके ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर मीटिंग में बैठा हर इंसान घबरा गया। कुछ देर के सन्नाटे के बाद आनंद गिल ने कहा, अगर ये मुश्किल है तुम सब अपने बोनस के बारे में भूल ही जाओ। यह सुनते ही गिल खानदान के
हर एक मेंबर के चेहरे का रंग उड़ गया। गिल कंस्ट्रक्शंस फैमिली बिजनेस था और इसका मतलब था कि गिल खानदान से हर कोई इसी कंपनी में काम करता था। अगर बोनस नहीं मिलता तो उन सबको लाखों का नुकसान हो जाता। आनंद गिल कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गए थे। शौर्य गिल ने अपने पापा की तरफ नाराजगी भरी नजरों से देखा। उसने मन ही मन कहा, पापा भी ना, उन्हें दादाजी को नाराज करने की क्या जरूरत थी, कोई और कह देता। अब जब दादाजी अपसेट हो ही गए थे तो हम सबको अपने बोनस से हाथ धोना पड़ेगा। शौर्य की तरह बाकी भी सब बोनस के जाने से उदास लग रहे थे। सभी के ऐसे चेहरे देखकर आनंद गिल को इस बात का एहसास हुआ कि वो ज्यादा ही सख्त हो रहे थे। इसीलिए उन्होंने कुछ सोचा और कहा, आप सभी के लिए मेरे पास एक खबर है। आप में से जो भी कोई स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के साथ डील क्रैक करेगा उसे मैं इनाम के तौर पर शहर के बाहरी हिस्से में बनी हुई 6 मंजिल बिल्डिंग गिफ्ट कर दूंगा। उस बिल्डिंग का जिक्र सुनकर सबकी आंखें चमकने लगी। लगता है दादाजी इस बार कुछ ज्यादा ही सीरियस हैं। अगर वो बिल्डिंग बेच दी तो कम से कम 3 करोड़ मिल सकते हैं, शगुन ने कहा। तो किसी और ने कहा, हां सच में ये एक बहुत अच्छा इनाम है, लेकिन स्प्रिंग कंस्ट्रक्शंस के साथ हम डील नहीं कर पाएंगे। आनंद गिल के इस ऑफर को सुनकर सभी के सभी रिएक्शंस अलग अलग थे। कुछ लोगों को यह डील पाने का जज्बा था तो कुछ लोग इस डील को मिशन इम्पॉसिबल कहकर रेफर कर रहे थे। जब शनाया ने इस बारे में सोचा तो उसे एक्साइटेड फील हुआ, मगर जब उसे ये याद आया कि इस कंपनी में उसके पापा शेखर गिल के पास कौन से रिसोर्सेस थे तो वो डिसअपॉइंट महसूस करने लगी। पूरे फैमिली में आनंद गिल शनाया के पापा को सबसे कम वैल्यू देते थे और उन्हें बाकी सबके कहने पर एक एक करके शेखर गिल से सारी जिम्मेदारियां लेनी पड़ी और उन्हें अब मैनेजर के जैसा काम करना पड़ता था। वो तो शुक्र इस बात का था कि उनके पास एक इंजीनियर्स की टीम बची हुई थी। इस वजह से पूरी कंपनी में सिर्फ शौर्य और उसके पापा नीरज गिल इस डील को जीतने की तैयारी रखते थे। ये सारी बातें फिगर आउट करने के बाद शनाया ने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। जैसा कि शनाया ने अंदाजा लगाया था, शौर्य ने अपने दादाजी के इस चुनौती पर हामी भर दी और आनंद गिल भी सेटिस्फाइड लगने लगे। शनाया ने डिसअपॉइंटेड होकर इस तरह सांस छोड़ी मानो उसे फ्यूचर से अभी कोई भी उम्मीदें नहीं थी। तभी शौर्य ने कहा, दादाजी मुझे लग रहा है कि सेफ साइड शेखर अंकल से कुछ इंजीनियर्स की टीम आप मुझे हैंडओवर कर दें, जिसके चलते मैं ये साबित कर पाऊंगा कि मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। डील करते वक्त थोड़ा कॉन्फिडेंट रहूंगा। शौर्य की बात सुनते ही शनाया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पापा के पास बस यही तो एक टीम थी और अगर वो इसे खो देती तो वो और शेखर इस कंपनी में किसी एम्प्लॉय की तरह होते। शनाया ऐसे कैसे होने दे सकती थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शनाया ने कहा, यह तो बस शुरुआत थी। शनाया, मैं ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली बिजनेस के लिए कर रहा हूं और वैसे भी शेखर अंकल कब होश में आएंगे ये तो कोई भी नहीं जानता। अगर तब भी उनकी टीम बाकी किसी के काम में आ रही है तो क्या प्रॉब्लम है? हम सबको मिलकर इस कंपनी को चलाना है। शौर्य ने अच्छाई का नकाब पहनते हुए कहा। कल जो कुछ भी हुआ उसका बदला लेने के इरादे से शगुन भी बीच में बोल पड़ी। मुझे लगता है शौर्य सही कह रहा है। शनाया, अब सेल्फिश बनना छोड़ दो। अपने फैमिली के लिए थोड़ा सैक्रिफाइस करना तो बनता है। अब जब 2 लोगों ने अपना ओपिनियन दे दिया था तो बाकी सब भी शनाया के अगेंस्ट बात करने लगे। शनाया की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो गई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी फैमिली उसके साथ इस तरह का सलूक करेगी। शनाया ने एक आखिरी उम्मीद के साथ अपने दादाजी आनंद गिल की तरफ देखा। उसे लगा था कि वो उसे इस सिचुएशन में डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने शनाया को और भी ज्यादा नाराज कर दिया। शनाया, शेखर को आराम करने दो। एक बार वो ठीक हो जाए तो फिर हम इस बारे में बात करेंगे। तब तक इंजीनियर की टीम को शौर्य और नीरज संभालेंगे। ये सुनने के बाद शनाया का चेहरा पीला पड़ गया था। अब उसे इस फैमिली में किसी और से कोई उम्मीद नहीं थी। आनंद गिल ने शनाया को नजरअंदाज किया और कहा, हम यही रुकते हैं, आज के लिए इतना काफी है।
मीटिंग के बाद शनाया उठकर जा ही रही थी कि शौर्य ने मुंह बनाते हुए उससे कहा, शनाया, तुम परेशान मत हो, मैं टीम का अच्छे से ख्याल रखूंगा, तुम अपना और शेखर अंकल का ख्याल रखो। शनाया इस टॉन्ट को अच्छे से समझ रही थी। उसने कुछ नहीं कहा। शनाया, अपने निकम्मे पति का भी ख्याल रखना, ठीक है? ये ताना शगुन का था। आज सब मिलकर शनाया को बुली कर रहे थे, मगर शनाया के पास पेशेंस की कमी नहीं थी। उसने किसी से भी कुछ नहीं कहा और घर निकल आई। डोरबेल बजने के थोड़ी देर के बाद आहान ने दरवाजा खोला। इस वक्त उसके हाथ में आधी कटी हुई ककड़ी थी और उसने अपनी कमर पर एप्रन लगाया हुआ था। जब उसने देखा कि शनाया आज जल्दी आ गई थी, तो आहान ने स्माइल के साथ शनाया से पूछा, आज आप जल्दी आ गई, क्या बात है? लेकिन शनाया ने आहान से कुछ नहीं कहा और अंदर चली गई। वैसे आहान के लिए यह बर्ताव नया नहीं था। शनाया हमेशा उससे बहुत उखड़ी उखड़ी रहती थी, लेकिन फिर भी आहान के चेहरे से स्माइल नहीं गई और वो दरवाजा बंद करके अंदर चला गया। अंदर काउच पर मिसेस यामिनी गिल बैठी हुई थी। शनाया रोते हुए उनके पास आई और बोली, मॉम, मुझे माफ कर दीजिए। अपनी बेटे की इस हालत को देखकर मिसेस यामिनी गिल परेशान हो गई। क्या हुआ है शनाया, तुम रो क्यों रही हो? इस पॉइंट पर आहान भी वरिड हो गया। शनाया ने सुबकते हुए कहा, सॉरी मॉम, मैंने आपको और पापा को डिसअपॉइंट किया है। मैं आखिरी होप को बचा नहीं पाई। इसके बाद शनाया ने जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता दिया। यह सुनकर मिसेस यामिनी गिल ने अपसेट होते हुए कहा, ऐसे लोगों को परिवार कहते हैं, मुझे तो शर्म आ रही है। ऐसी मुसीबत के समय हमें सपोर्ट करने के बजाय ये लोग हमसे हमारा सब कुछ छीन रहे हैं। यह बात तो सही थी। बड़ी बड़ी फैमिलीज में रिश्ते कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अगले ही पल मिसेस यामिनी गिल ने आहान की तरफ देखा और अपने घर जमाई पर गुस्सा करते हुए बोली, शनाया, ये गलती पूरी तरह से तुम्हारी नहीं है। ये सब इस निकम्मे आहान की वजह से हो रहा है। अगर ये भी तुम्हारी तरह हमारे बिजनेस में थोड़ा हाथ बटा पाता तो शायद तुम्हें अकेले सब कुछ संभालना नहीं पड़ता। पता नहीं तुमने इस लड़के से शादी क्यों की। खाना बनाना और तुम्हें ऑफिस छोड़ने के अलावा इससे कुछ नहीं होता है। मिसेस यामिनी गिल की बातें सुनकर यह बताना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि आहान से वो कितने डिसअपॉइंटेड थी। आहान ने शर्मिंदगी से अपनी गर्दन झुका ली और सब कुछ चुपचाप सुनने लगा। शनाया पहले से ही परेशान थी और अब वो फिर से कोई झगड़ा करने के मूड में नहीं थी। इसलिए उसने अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मॉम प्लीज, हर दूसरी बात के लिए आहान को जिम्मेदार ठहराना बंद कर दीजिए। उसका इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। मेरा सर दर्द कर रहा है। मैं अपने कमरे में हूं और मैं कोई आवाज सुनना नहीं चाहती हूं। शनाया इनडायरेक्टली ये कह रही थी कि उसकी मॉम आहान को कोई बातें ना सुनाए। इसके बाद शनाया उठकर अपने कमरे में चली गई। आहान भी किचन में जाकर खाना बनाने लगा। कुछ देर बाद आहान शनाया के कमरे के दरवाजे पर नॉक करके अंदर गया। शनाया अपने बेड पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। आहान को देखकर उसने कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? आहान ने हाथों में एक बोल पकड़ रखा था। उसे शनाया की तरफ बढ़ाते हुए आहान ने कहा, वो आपको सरदर्द हो रहा है ना? मैं आपके लिए दलिया बनाकर लाया हूं, आपको ये खाने से अच्छा लगेगा। आहान की बात सुनकर शनाया को अजीब सा सुकून महसूस हुआ। जहां एक तरफ उसकी जिंदगी में लोग साजिश और झगड़े करने से थक नहीं रहे थे, आहान उसका ख्याल रखने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था। शनाया ने एक स्माइल के साथ वो बोल लिया। आहान ने वहां से जाना सही समझा। उससे शनाया की परेशानी देखी नहीं जा रही थी। वो कमरे से बाहर आया और विक्रम को कॉल करके बोला, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का सीईओ कौन है? विक्रम ने कहा, यश मेहरा। आहान ने बहुत ही गुस्से भरे अंदाज में कहा, उससे कहिए कि कल गिल कंस्ट्रक्शन से कुछ लोग आने वाले हैं, उनकी अच्छे से खातिरदारी करे। कल शौर्य और नीरज गिल के साथ क्या होने वाला था? क्या आहान शनाया की परेशानी खत्म करने वाला था या फिर शनाया की परेशानियों को बढ़ाने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।